हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का दोस्तों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2। और आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि जस्ट इसके पहले के जो 2 लेक्चर्स थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, और उसमें हमने कंप्लीट किया था कि किस प्रकार इरोजन जो है वो होता है बिकॉज ऑफ सम अदर एक्टिविटीज। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था किस प्रकार रिवर के वजह से, यानी जब पहाड़ों से नदियां निकलती है, रिवर की वजह से कैसे इरोजन होता है, सॉइल का कैसे बहाव होता है, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में हमने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा था कि ग्लेशियर्स की वजह से कैसे इरोजन होता है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हवा के वजह से, विंड के वजह से कैसे इरोजन होता है और लैंडफॉर्म्स का कैसे फॉर्मेशन होता है। बिकॉज ऑफ दैट ये सभी चीज हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही में दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से चेक करते रहना, क्योंकि दोस्तों प्लेलिस्ट, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे चैनल के अंदर आप एंटर हो जाओगे, वैसे आपको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा वीडियो सेक्शन के बाजू में। तो वीडियो सेक्शन के बाजू में प्लेलिस्ट होता है, और प्लेलिस्ट इसलिए होता है दोस्तों कि हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, यानी कैटेगराइज कर देते हैं कि ये 7th का है, 8th का है, 9th का है, 10th का है, 11th का है, जैसा भी है। तो आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है। ये बार बार मैं हर वीडियोस के शुरुआत में बोलता हूं ताकि हर बच्चे को पता चल जाए कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। साइंस और पूरा मैथ्स आपका 100% पहले से ही कंप्लीट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, बहुत सारे पहले से चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्लीज उसको एक बार चेकआउट करते रहना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है। तो जितना जल्दी उतना आप पढ़ोगे उतना अच्छा कंसेप्चुअल नॉलेज पहले से आपका क्लियर हो जाएगा। तो बस मुझे इतना ही बोलना था। अब सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो पहला टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा, दैट इज वर्क ऑफ द विंड एंड द लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, पहले हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, वर्क ऑफ द विंड, यानी हवा जो होता है उसका क्या वर्क होता है, कैसे वो फॉर्मेशन करता है लैंडफॉर्म को। ठीक है, तो वर्क ऑफ द विंड एंड द लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये टॉपिक है क्या। तो देखो, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एक पर्टिकुलर इलाका ऐसा होता है जहां पे हवाएं बहुत जोरों से चलती है, बहुत मतलब लाइक एकदम फ्लो में चलती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इलाके आपको देखने मिलेंगे। तो बेसिकली जो हवा होता है, विंड जो होता है ना, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एयर। हमारे हवा जो वातावरण होता है, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसमें बहुत सारे एयर होते हैं। ठीक है ना, हवा होता है। तो ये जो हवा होती है, जो विंड होती है, वो कहीं ना कहीं बहुत जोरों से भी बहती है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो बहुत स्लोली बहती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो। जैसे थंडरस्टॉर्म वगैरह आता है तो बहुत जोरों से हवा चलती है। तो ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफिकल कैटेगरीज, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस के हिसाब से विंड जो है अपना प्रभाव छोड़ता है। तो विंड क्या होता है? विंड इज ए गैसियस एजेंट ऑफ द इरोजन, यानी कि जो इरोजन करवाते हैं। जैसे हमने कल एक्सप्लेन किया था आपको इरोजन क्या होता है, यानी लेक्चर नंबर 1, 2 ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस कर लिया इरोजन के बारे में। तो इरोजन करवाने में ये जो एयर होता है, या फिर जिसको हम लोग विंड बोलते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमने नदी का पढ़ा कि रिवर के वजह से इरोजन होता है, ग्लेशियर का पढ़ा उसकी वजह से इरोजन होता है, तो कहीं ना कहीं हवा, विंड के वजह से भी इरोजन पॉसिबल हो पाता है। और ये जो इरोजन का ट्रांसपोर्टेशनल और डिपोजिशनल जो वर्क है ना विंड का, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। किसमें प्रोमिनेंट होता है ये किसमें देखने मिला है? डेजर्ट्स में और सेमी एरिड रीजन में। यानी कि जो डेजर्ट के इलाके होते हैं, आपको पता है ना डेजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान यहां जहां पे रेत होता है, बहुत ज्यादा बालू बोलते हैं ना, रेत। डेजर्ट आपको पता है, जैसे राजस्थान हमारा एक डेजर्ट ही तो है, फिर एक सहारा डेजर्ट आपको पता है, जैसे राजस्थान में थार एक जगह है, थार डेजर्ट बोलते हैं। तो ऐसे डेजर्ट हो गया, या फिर सेमी एरिड रीजन हो गया। सेमी एरिड रीजन आप जानते ही है, ये सब चीज हमने ज्योग्राफी में 5th 6th में पढ़ा होगा आई गेस। तो सेमी एरिड रीजन जहां पे कम बारिश होती है और वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं वो थ्रोनी होते हैं, कांटेदार होते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसे टाइप के जगह पे अक्सर हमें देखने मिला है क्या होता है, विंड और एयर के वजह से इरोजन जो है बहुत बार होता है। अब ये जो इरोजन जब होता है तो इसके से परिणाम क्या होता है? तो जब भी मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, आपने ये चीज इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा होगा, मैकेनिकल वेदरिंग, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है ना, हमने देखा था इसके पहले का चैप्टर टाइप्स ऑफ वेदरिंग हमने पूरा पढ़ा था। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1 जो था हमारा चैप्टर, ये पार्ट 2 है ना। ये चैप्टर का नाम क्या है? एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 2। तो वो हमारा इसके पहले का चैप्टर नंबर 3 जो था वो क्या था? एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1। उसमें स्पेशली हमने वेदरिंग देखा था कि कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के वेदरिंग होते हैं। तो उसमें से एक मैकेनिकल वेदरिंग था। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है कि किसी भी अदर सोर्स के वजह से
चट्टानों में क्रैक्स आ जाना, धीरे धीरे वो टूट के बिखरते हैं और पाउडर जो बन जाते हैं, यानी कि जो रॉक्स है ना, बड़े बड़े चट्टान क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल पाउडर के फॉर्म में बन जाते हैं। तो जब वो ऐसा होता है, मैकेनिकल वेदरिंग जब बड़े पैमाने में होता है, लार्ज स्केल में होता है, तो यही जो पाउडर बन जाते हैं ना, रॉक्स के टुकड़े, जो बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं, ये रॉक्स के टुकड़े जब पाउडर बन जाते हैं और साथ ही में वो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हवा क्या करता है, वो पार्टिकल्स को बहा के लेके जाता है। कहां पे लेके जाता है? ऐसे अलग अलग दिशाओं में। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि यार जब जोरों से हवा चलती है, हमारे घर के आसपास भी आप नोटिस कर लेना, आपके घर के आसपास भी नोटिस कर लेना कि जब भी हवाएं चलती है जोर जोर से, तो कभी कभी हवाओं के अंदर धूल मिट्टी भी होती है। करेक्ट है? तो वो धूल मिट्टी कहां से आती है? यही सब तो जगह से आती है। एंड हो सकता है कि आज यहां पे मिट्टी है, हवा ने इसको बहा के लेके आके 1 किलोमीटर दूर जाके पटक दिया, यानी कि हवा के वजह से जो धूल मिट्टी थी वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, डिपोजिट हो गई जाके। तो ये भी एक तरीका है ना इरोजन का। इरोजन मतलब क्या होता है? मिट्टी का बहना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। तो ये चीज यानी हवा की वजह से ये सब चीज भी होता है, यानी पाउडर फॉर्म में ये सब चीज जगह वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और इसके बीच में हार्डली कोई ऑब्स्टेकल आएगा, यानी कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि हवा में कोई रुकावट तो है नहीं। ठीक है ना? चलो पेड़ पौधे आ सकते हैं एक टाइम पे, लेकिन और ऊंची हाइट जब रहेगी तो वहां पे कोई भी रुकावट नहीं आएगी और सैंड पार्टिकल्स जो है वो भी इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी एक जगह से दूसरे जगह बड़े बड़े दूर दूर तक। जैसे खासकर रेगिस्तान वाले इलाके जो होते हैं, डेजर्ट्स वाले सेमी एरिड जो रीजन होते हैं ना, यहां पे तो एक जगह से बहुत दूर दूर तक रेत की हवाएं चलती है, सैंड स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, आपने नाम तो सुना होगा सैंड स्टॉर्म। ठीक है ना? तो इतने जोर जोर से हवाएं आती है और उसको पूरा बहा के लॉन्गर डिस्टेंस तक आपको लेके जाती है, यानी हवा को मिट्टी को, धूल मिट्टी को लेके जाती है। एंड जिसके वजह से बहुत ज्यादा दूर दूर तक ये सब चीज के डिपोजिशन होने लगते हैं, यानी कि धूल मिट्टी और सैंड्स की पार्टिकल्स के डिपोजिशन होने लगते हैं। एंड और एक और चीज के ऊपर वो डिपेंड करता है कि स्पीड क्या है हवा का। जैसे कम स्पीड रहेगा तो वो कम डिस्टेंस तक जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज्यादा अगर स्पीड है हवा का तो उसके हिसाब से जो डायरेक्शन रहेगा वो भी चेंज हो सकता है, या फिर जो अमाउंट ऑफ सैंड डिपॉजिट है या फिर जो पार्टिकल्स का इरोजन का डिपॉजिट है वो भी यहां पे ज्यादा हो सकता है। ठीक है? तो इसी तरीके से जो विंड होता है वो क्या करता है? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन करवाता है। किसका? सैंड का, सैंड पार्टिकल्स का, या फिर रॉक के छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स या फिर फाइन पार्टिकल्स पाउडर फॉर्म में जो होते हैं उसका। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा कि वर्क कैसे हो रहा है, विंड और ये लैंडफॉर्म जो है कैसे बन रहे हैं, हवा की वजह से कैसे इरोजन हो रहा है, ये हमने देखा। अब यहां पे इरोजनल वर्क ऑफ विंड हम लोग को पढ़ना है, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक का नाम है इरोजनल वर्क ऑफ विंड, कि कैसे इरोजन हो पाता है हवा की वजह से। तो इसको रफ करता हूं और आपके लिए दूसरा हेडिंग डालता हूं, सेकंड टॉपिक आज के लिए, दैट इज इरोजनल वर्क ऑफ विंड। ठीक है? सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है आज हमें, मतलब जो विंड के बारे में है ना, जितना भी इसके अंदर टॉपिक्स है वही पढ़ना है, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे और बाकी कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा छोटा ही हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से पढ़ लो, फिर अपना ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा टॉपिक है अगला, दैट इज इरोजनल वर्क ऑफ विंड। इरोजनल वर्क ऑफ विंड, तो इसको देखते हैं हम लोग। इरोजनल वर्क ऑफ विंड जो है एग्जैक्टली क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इरोजनल वर्क की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो विंड कैरी स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, यानी विंड के पास क्या होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल क्या होते हैं? सैंड पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पेबल्स होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जब विंड चलते हैं जोर जोर से तो उसपे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं, क्योंकि हवाएं जब जोर से चलती है तो हो सकता है उसमें क्या हो? छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पेबल्स के टुकड़े, छोटे छोटे ऐसे वो क्या करते हैं? विंड के साथ ही चले जाते हैं। यानी कि जितनी जोर से हवाएं चलेगी उतने ज्यादा जोर से वो सैंड पार्टिकल्स वगैरह भी फ्लो होगा, और ये जो पार्टिकल्स है इसी की वजह से क्या हो जाता है? इरोजन हो पाता है। यानी कि जो एक जगह से जो सैंड पार्टिकल्स ये सब चीज का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो इसी प्रकार हो पाता है। एंड जो छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं ना, वो भी साथ में इरोजन की वजह से चले जाते हैं। और साथ ही में कभी कभी ऐसा होता है कि रॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शंस होते हैं, तो फ्रिक्शन होने की वजह से जो छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं, जो पाउडर फॉर्म में रॉक्स होते हैं, तो जब भी वहां से जोरों से हवा चलेगी तो वो उसको भी साथ में बहा के लेके जाती है। आपने तो देखा ही होगा यार कि जब भी हवाएं जोर से चलती है तो धूल मिट्टी भी उड़ती है, साथ में कुछ और कचरा भी होता है, जैसे कि सूखी पत्तियां हो गई, लीव्स के टुकड़े हो गए, फ्लावर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ये सब चीज भी साथ में उड़ते हैं। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है? इरोजन की बात है। तो इरोजन कैसे हो रहा है? इस तरीके से हो रहा है, और वो जो भी धूल मिट्टी जमी होती है या फिर रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े जो हो गए होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, वो उसको भी पूरा बहा के लेके जाता है। साथ ही में इसी की वजह से दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम्स रॉक्स, इसके वजह से ना मशरूम रॉक बनता है। मतलब कैसा दिखता है पता है क्या? आपने मशरूम तो खाया होगा, तो मशरूम का शेप कैसा होता है? लगभग इस प्रकार का जो है ना दोस्तों, ऐसा कुछ टाइप का शेप होता है। ठीक है ना? मशरूम का, ठीक है, पेड़ जैसा दिख रहा है ये, लेकिन समझ लो कुछ ऐसा ही शेप होता है। ठीक है ना? मतलब अगर मैं बनाने की कोशिश करूं और थोड़ा सा इसको बेटर वे में, तो इस प्रकार ना मशरूम का शेप हो जाता है। ठीक है ना? मशरूम का शेप इस प्रकार होता है। तो ऐसे ना
पूरा का पूरा विंड इरोजन की वजह से धूल मिट्टी जमा होते होते इस प्रकार का जो रॉक है ना चट्टान बन जाता है। मतलब चट्टान नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब एक तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है, थोड़ा सा कड़क नहीं होता है बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा नरम समझ लो, लेकिन इसका शेप ऐसे हो जाता है। प्रॉपर कैसा दिखता है ये मशरूम रॉक, इसका नाम जो है ना दोस्तों मशरूम रॉक रखा है। कैसा दिखता है प्रॉपर आप बुक में देख सकते हो, आपकी बुक में दिखा होगा डायग्राम, बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मशरूम रॉक्स होते हैं, तो इसके वजह से मशरूम रॉक्स हो गए, डिफ्लेशन हॉलोस हो गए, फिर यार्डांग्स हो गए। तो ये सब चीज आपने देखा होगा कि रेत के पहाड़ ऐसा बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, हॉलोस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो है आपको बिकॉज ऑफ द इरोजनल वर्क ऑफ द विंड ये सब चीज क्रिएट हो जाती है। कहां पे? डेजर्ट वाले इलाके में या फिर सेमी एरिड रीजन में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के रिलेटेड तीसरा और आखिरी टॉपिक है इस टॉपिक का, जिसका नाम है दोस्तों यहां पे डिपोजिशनल वर्क। इरोजनल वर्क तो आपको समझ में आ गया, अब डिपोजिशनल वर्क जो होता है विंड्स की वजह से वो कैसे होता है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग का, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड, इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। डिपोजिशनल वर्क क्या होता है, ठीक है। अब डिपोजिशनल वर्क की अगर मैं बात करूं यहां पे कि सैंड पार्टिकल्स जो हवा के साथ साथ जब ट्रैवल करते हैं या फिर घूमते हैं, तो हो सकता है कि वो जो सैंड पार्टिकल्स है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो एक जैसे ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सब सैंड पार्टिकल्स एक ही जगह से आए हो, और जरूरी नहीं है कि वो सेम शेप के हो या फिर सेम साइज के हो या फिर सेम मास के हो, यानी कि इनका जो शेप्स एंड साइज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। साथ ही में ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना काफी ज्यादा महीन होते हैं, महीन मतलब बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। और ये फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही इजीली कैरिड अवे हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, क्योंकि हवा में इतनी ताकत होती है कि वो छोटे से छोटा एक तरीके से बोल सकते हैं ना थोड़ा वजनदार चीज को भी उड़ा के लेके जा सकता है। लेकिन ये तो यार छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स है, मिट्टी है ना, धूल मिट्टी जैसे, ठीक है ना, तो वो तो इतनी आराम से उसको बहा के लेके जाता है। एंड कहां पे लेके जाता है, जब भी वो बहा के लेके जा रहा है, समझ लो यहां से निकला और बहा के लेके गया दूसरे जगह पे, तो जहां पे भी वो गिर रहा है जाके, जहां पे भी वो पहुंच रहा है वहां पे वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। एंड डिपॉजिट होने की वजह से ही बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा इस प्रकार के कुछ ऐसा सैंड के पहाड़ जैसे बन जाते हैं, आपने देखा होगा ना यार पिक्चर में बहुत सारा ऊंट चलते हैं, वो पूरा एक दूर दूर तक पूरा रेगिस्तान दिख रहा है, मतलब पूरा रेत का इलाका दिख रहा है। मैन वर्सेस वाइल्ड में भी दिखाया हुआ है, बेयर ग्रिल्स जाता है, तो आपने वो देखा होगा वो सब सिचुएशन। ये सब चीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये धूल मिट्टी उड़ उड़ के यहां पे इस चीज का जो फॉर्मेशन है वो हो पाता है। और ज्यादातर चांसेस ये रहता है कि ऐसे टाइप के जो इरोजन्स होते हैं वो डिपोजिशनल वर्क होते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, यानी कि बहुत दूर दूर तक नहीं जाते हैं। अगर आप हवा की बात करोगे तो हवा क्या करता है, नॉर्मली एक तरीके से बहा के लेके जाता है, लेकिन यहां पे एक चांसेस ये रहता है कि ये जो टाइप के धूल मिट्टी जो होते हैं ना वो थोड़े से कम डिस्टेंस यानी शॉर्ट डिस्टेंस पे ही लेके जाते हैं, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे ही होता है। और इसी के लिए यहां पे जो सैंड पार्टिकल्स है ये डेजर्ट्स में और सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, सेमी एरिड रीजन्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स जो है वो फॉर्मेशन हो जाते हैं। जैसे कि लैंडफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं, सैंड ड्यून्स मतलब जो मैंने बताया ना इधर सैंड के छोटे छोटे पहाड़ के शेप में वैसा क्रिएट जाता है, सैंड ड्यून्स हो गया, बैरकेन्स हो गया, ये सभी चीज के डायग्राम आपको अपने बुक में देखने मिल जाएंगे, तो प्लीज देख लेना। फिर सिप हो गया, रिपल मार्क्स हो गया, रिपल मार्क्स मतलब ऐसे पहाड़ जैसे होते हैं लेकिन इनके ऊपर मार्किंग रहते हैं, ऐसे अलग अलग शेप का टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन होता है, डिजाइन ऐसा ऐसा डिजाइन आपको देखने मिलता है। तो एक बार थोड़ा बुक चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो डिजाइन कैसे होता है। तो ये सभी चीज का जो फॉर्मेशन हो रहा है लुईस पॉइंट का हो रहा है, या फिर ये सब चीज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो विंड के डिपोजिशन की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। ये सभी चीज आपको यहां पे पता चल जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही दोस्तों हमारा था आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जो हमने आपके लिए आज बनाया दोस्तों, जो कि था हमारा कि विंड के वजह से कैसे यहां पे अलग अलग जगह से यहां पे डिपोजिशनल वर्क जो है वो हो पाता है, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म जो है क्रिएट हो पाते हैं। तो तीनों टॉपिक हमने विंड का पूरा कंप्लीट कर दिया। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगला लेक्चर फटाफट से लेके आऊंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि यहां पे हमने पढ़ा वर्क ऑफ द विंड, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार अलग अलग टाइप के जो वाटर्स होते हैं या फिर कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, ये सब चीज की वजह से कैसे फॉर्मेशन होता है, सी लेवल का क्या रोल है, समुद्र का जो लहरें होते हैं ना, सी लेवल का क्या रोल है, ये सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स जो भी होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको बताओ यार किस प्रकार हम लोग आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियोस रिकॉर्ड करते बनाते हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।